इन्फो के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और उम्मत मुसलमा के दबंग लीडर तैयब एर्दोगान आमने सामने आ गए। दोनों में एक बार फिर से लफ्जी जंग का आगाज क्यों हो गया? अमेरिकी सदर और तुर्क सदर के दरमियान होने वाले टेलीफोनिक राब्ते में तुर्क सदर ने दबंग अंदाज में दुनिया की सुपर पावर समझे जाने वाले मुल्क के सदर को खरी खरी सुना के सारी की सारी हवा अमेरिकी सदर की चंद मिनटों में निकाल के रख दी। तुर्क सदर ने अमेरिकी सदर को अपने अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करने से बाज रहने का मशवरा दे दिया। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि दोनों सदूर में होने वाली गुफ्तगू में तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा बड़ा झटका दिया है कि ट्रंप की रातों की नींदें हराम हो गई हैं। वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि मोदी की दलाई लामा को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की सारी कोशिशें कैसे नाकाम हो गई। चीन ने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि मोदी के सारे ख्वाब चंद मिनटों में चकनाचूर हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें। नाज़रीन इकराम, अमेरिकी सदर और तुर्क सदर के दरमियान पहला बाज़ाब्ता तौर पर राब्ता हुआ है। इस दौरान तुर्की के दबंग सदर, जो अपने दबंग अंदाज की वजह से मशहूर है और गलत बात करने वाले को आड़े हाथों में लेने की कोई कसर नहीं छोड़ते, ट्रंप की जानिब से बहरा रोम में फौज न भेजने और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बातचीत की गई। लेकिन तैयब एर्दोगान ने उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की लाज रखते हुए अमेरिकी सदर को खरा सा जवाब देकर इनकी रातों की नींदों को हराम करके रख दिया। तुर्की से मुसलमानों की आलमी हुकूमत का आगाज होगा और पूरी दुनिया में एक बार फिर से मुसलमानों का राज होगा, क्योंकि 2023 में मुआहदा लुज़ान खत्म हो जाएगा और तुर्की से ही दोबारा से खिलाफत उस्मानिया को बहाल किया जाएगा। नाज़रीन कराम, तुर्की की बुनियाद उस वक्त अतातुर्क ने डाली जब पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई और फिर सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े होकर अलग-अलग मुल्क बन गए। ये जंग इटली, बरतानिया, फ्रांस और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान लड़ी गई। 1923 में स्विट्जरलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एक मुआहदा लुज़ान किया गया, जिसमें फातेह ममालिक और मगलूब तुर्क असमत नोनों ने दस्तखत किए, जिसमें यह फैसला किया गया कि एक सेकुलर रियासत कायम की जाए, खलीफा को मुल्क बदर किया जाएगा और इसके सारे असासों को जब्त कर लिया जाएगा। तुर्की अपने मुख्तलिफ हिस्सों में तेल के ज़खायर नहीं निकाल सकेगा। मुआहदे के तहत तुर्की अपने समंदरों से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टैक्स भी वसूल नहीं करेगा। इन शराइत को तस्लीम करते हुए मुस्तफ़ा अतातुर्क ने सेकुलर हुकूमत की बुनियाद रखी। लेकिन अब 2023 में ये 100 साला मुआहदा ख़त्म हो रहा है, जिसके बाद तुर्की तेल को निकालने और फरोख्त करने में आज़ाद हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, अतातुर्क मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की को नए सिरे से एक बार फिर मुनज़्ज़म किया था और अंकरा को जदीद तुर्की का दारुल हुकूमत बनाया। तुर्की दुनिया की वो वाहिद मुसलमान कौम है जिस पर किसी गैर ने आज तक हुक्मरानी नहीं की। तुर्क कौम ने सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद किसी गैर के आगे हाथ फैलाने की कोशिश नहीं की और अपने कम तरीन वसाइल में भी तरक्की के सफर को जारी रखा, जो अभी तक जारी है। जो अभी पूरी दुनिया के सामने आया है कि तुर्की ने किस तरह चंद सालों में बड़े बड़े मुआशी अहदाफ को हासिल कर लिया है। तैयब एर्दोगान के दौरे हुकूमत में तुर्की एक बार फिर से मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क बनकर सामने आ रहा है, जिसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने IMF का तमाम कर्जा खत्म करके तुर्की को इसके चुंगल से आज़ाद करवा दिया। इसके अलावा तुर्की दुनिया भर में मुआशी लिहाज से 17वीं में उभरती हुई बड़ी मईशत है, जिसकी तकरीबन 31% अवाम का इन्हिसार ज़राअत पर है और जिसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करके खालिस तरीन अशिया तैयार की जाती हैं, जिनकी मांग बैरूनी और अंदरूनी मुल्क में ज्यादा है। तुर्की इसके अलावा रोड मशीनरी समेत दीगर सामान बड़े पैमाने पर बरामद करता है। तुर्की G20 ममालिक में भी शामिल है और इसकी स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 95,000 शेयर्स पर मुश्तमिल है। इसके अलावा तैयब एर्दोगान के दौरे हुकूमत में कंस्ट्रक्शन के शोबे ने भी बहुत ज्यादा तरक्की की है और इसकी बड़ी वजह यह है कि तुर्की के हर शहरी को घर देने के ख्वाब को उन्होंने कंस्ट्रक्शन के शोबे की बदौलत ही पूरा किया और कमोबेश 30 लाख के करीब घर तामीर करके तुर्क शहरियों को दिए गए। तुर्की की फौज नेटो की दूसरी बड़ी आलमी फौज है। तुर्की की फौज ने जनूबी कोरिया में भी जंगें लड़ी हैं। तुर्की ने नेटो में शमूलियत के बाद अपनी फौज में बड़ी जिद्दत को परवान चढ़ाया है। वो किसी भी तरह से नेटो फोर्स से कम नहीं है। तुर्क फौज यूरोपीय यूनियन के जंगी ग्रुप में भी शामिल है। इसे 2023 की आमद की तैयारियां कह लें या फिर कुछ और, लेकिन हकीकत यह है कि तुर्की आलमी पाबंदियों से आज़ादी हासिल करने के लिए 100% तैयारी करके बैठा हुआ नजर आता है। लेकिन इसके दुश्मन ममालिक इसको दबाव में लाने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन मसाइल के दौरान भी तुर्की के दबंग सदर तैयब एर्दोगान ने भी हिम्मत न हारी और अपनी आवाम को भी दुश्मनों की चालों के सामने डटे रहने की तलकीन की और VN 2023 का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक 2023 में 7.5 करोड़ के करीब सियाहों की मेजबानी करने का मंसूबा तुर्की ने बना लिया है। इसके अलावा तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि 2023 में जब ऐलान जमहूरियत के 100 साल मुकम्मल हों तो तुर्की दुनिया की मजबूत तरीन 10 आलमी ताकतों में से एक ताकत हो। यह होना नामुमकिन नहीं, क्योंकि एक के बाद दूसरा अहम तरीन और कामयाब होने वाला मंसूबा इस ख्वाब की ताबीर को अयां करता है। इस्लामी दुनिया के ममालिक तुर्की जैसी तरक्की करना चाहते हैं। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है और सिर्फ सोचने से ही तकदीर नहीं बदली जा सकती। इसके लिए हिम्मत, मेहनत और सोच, जज्बे और हुब्बुल वतनी का होना जरूरी होता है।
नाज़रीन इकराम, 2023 के बाद तुर्की बहरा अस्वद से डेड सी की आबी गुजरगाहों के जरिए रूस से यूरोप जाने वाले, जबकि यूरोप से रूस और इसकी रियासतों की तरफ से जाने वाले जहाज़ों से टैक्स लेना शुरू करेगा और समंदर से वसीह पैमाने पर तेल निकालेगा, जिसको अपने इस्तेमाल के साथ साथ दुनिया को भी फरोख्त करेगा, जिसकी वजह से तुर्की दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा। ये बात अब अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसकी वजह से वो आए रोज तुर्की के लिए कोई ना कोई नया मसला खड़ा करने की कोशिश करते रहते हैं। अमेरिका ने तुर्की पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए भी दबाव डालने की कोशिश की है और अभी तक दबाव डाल रहा है कि वो इसराइल को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह तस्लीम कर ले। लेकिन तुर्की के सदर ने मजलूम फलस्तीनियों के खून से गद्दारी ना करने की ठानते हुए अमरीकी सदर पर वाज़ेह कर दिया कि तुर्की ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद को कोई नुकसान हो और फलस्तीनियों के जज्बात को मजरूह करने के मुतरादिफ हो। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से चीन ने मोदी सरकार और भारत की साजिशों को मलिया-मेट कर दिया। लद्दाख के महाज पर बदतरीन शिकस्त का सामना करने के बाद चीन ने मोदी सरकार को एक और महाज पर भी शिकस्त दे दी है। चीन और इंडिया के दरमियान तनाज़ा मगरब में लद्दाख से लेकर मशरक की तरफ डोकलाम, नथोला और रियासत अरुणाचल प्रदेश की वादी तवांग तक फैला हुआ है। चीन हमेशा ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर नजर रखे हुए है और इसे मुतनाज़ा इलाका करार देता है। चीन तवांग को तिब्बत का हिस्सा तस्वर करता है और कहता है कि तवांग और तिब्बत के दरमियान बहुत ज्यादा सकाफती ममासलत पाई जाती है। तवांग बुद्ध मत के पैरोकारों के लिए भी एक मुकद्दस दरगाह है। जब दलाई लामा ने तवांग की खानका का दौरा किया था तो चीन ने इसकी भी मुखालफत की थी। चीन तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश का भी दावेदार है और इसे जनूबी तिब्बत कहता है। अरुणाचल प्रदेश और चीन की सरहद सैकड़ों किलोमीटर तवील है। चीन ने 1951 में तिब्बत का कंट्रोल संभाल लिया था, जबकि इंडिया का दावा है कि 1938 में बरतानवी राज के दौरान खींची गई मैकमोहन लाइन सरहद के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा है। नाज़रीन इकराम, अब चीन ने भारत की जानिब से मिलने वाली दलाई लामा की आशीर्वाद को खत्म करने की मनसूबाबंदी कर ली है और भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके को वापस लेने के लिए मनसूबाबंदी शुरू कर दी है और साथ ही तिब्बत में भारत के असर और रसूख को खत्म करने के लिए नई गेम खेलना शुरू कर दी है। नाज़रीन इकराम, इंडिया के साथ जारी हालिया तनाव के दौरान चीनी सदर ने एक नए जदीद सोशलिस्ट तिब्बत की तामीर की कोशिश पर जोर दिया है। इससे कबल चीनी वजीर खारजा तिब्बत गए थे और इंडिया की सरहद के साथ जारी तामीराती कामों का जायजा लिया था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने बीजिंग में तिब्बत से मुतालिक एक आला सतही इजलास में ये बातें की। उन्होंने कहा कि चीन को तिब्बत में इस्तेहकाम बरकरार रखने और कौमी इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद कोशिशें करने की ज़रूरत है। चीन ने 1950 में तिब्बत पर अपना कंट्रोल कायम किया था। नाक़िदीन जो जिलावतन रूहानी पेशवा दलाई लामा के साथ खड़े हैं, उनका कहना है कि चीन ने तिब्बत और वहाँ की सकाफत के लोगों के साथ बुरा सलूक किया। नाज़रीन इकराम, तिब्बत की आइंदा हुक्मरानी के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर अरकान के इस इजलास में चीनी सदर ने कामयाबियों और फ्रंट लाइन पर काम करने वाले अफसरान की तारीफ भी की, लेकिन उनका कहना था कि खित्ते में इत्तेहाद को बढ़ाने के लिए मजीद कोशिशों की जरूरत है। चीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक शी जिनपिंग ने इजलास में कहा कि तिब्बत के स्कूलों में सियासी और नजरियाती तालीम पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है ताकि चीन के साथ मोहब्बत का बीज वहाँ के हर जवान के दिल में बोया जा सके। तिब्बत में कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को मुस्तहकम करने और नस्ली ग्रोहों को बेहतर तौर पर मुतहद करने की जरूरत है। इस तनाजुर में उन्होंने कहा कि हमें मुतहद, खुशहाल, मुहज़्ज़ब और आमाहंग और खूबसूरत जदीद सोशलिस्ट तिब्बत बनाने का अहद करना होगा। उन्होंने कहा कि तिब्बती बुद्ध मत को भी सोशलिज्म और चीनी हालात के मुताबिक ढालने की जरूरत है, लेकिन नाक़िदीन का कहना अगर चीन ने वाक़ियतन तिब्बत को इतना फायदा पहुंचाया जितना इजलास में शी जिनपिंग ने दावा किया है, तो चीन को लैदगी पसंदी का खौफ ना होता और ना ही चीन तालीम के जरिए तिब्बत की अवाम में नया सियासी शऊर पैदा कर सकता है। नाज़रीन इकराम, चीन का कहना है कि 13वीं सदी के वक्त से तिब्बत चीन का हिस्सा रहा है, लेकिन तिब्बत के बाशिंदों का कहना है कि तिब्बत कई सदियों से एक आज़ाद रियासत थी और चीन इस पर कब्जा बरकरार नहीं रख सकता। मंगोल बादशाह कबलाय खान ने युआन सल्तनत को कायम किया और इसे न सिर्फ तिब्बत बल्कि चीन, वियतनाम और कोरिया तक फैला दिया। फिर 17वीं सदी में चीन के चिंग खानदान के तिब्बत से ताल्लुकात थे। चिंग फौज ने 260 साल के ताल्लुकात के बाद तिब्बत से इलाक़ कर लिया, लेकिन 3 साल के अंदर तिब्बतियों ने इन्हें पसपा कर दिया और 1912 में 13वें दलाई लामा ने तिब्बत की आज़ादी का ऐलान कर दिया। फिर 1951 में चीनी फौज ने एक बार फिर तिब्बत पर कंट्रोल हासिल किया और तिब्बत के वफ्द के साथ मुआहदा किया, जिसके तहत तिब्बत की खुद मुख्तारी चीन के हवाले कर दी गई। दलाई लामा इंडिया चले गए और तब से वो तिब्बत की खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबाएं। वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर दें।